So students, welcome to the class again. Now I am saying that it may be the last lecture of the chapter number 1. अपने पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में आपसे बात की थी। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। देखा जाए तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, सिर्फ कुछ लॉ याद करने हैं, उनकी कुछ लिमिटेशन याद करनी है आपको। और अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ न्यूमेरिकल भी, एक आध स्कूल्स में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस में हैं। तो कई बार स्कूल जब अनकन्वेंशनली क्वेश्चन पेपर देने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अक्सर स्कूल्स में इन दो लॉ की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। देखिए, हम शुरू से कोशिश यही करते आ रहे हैं कि आपके स्कूल लेवल में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको आने चाहिए, और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको आने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इनमें कितना और क्या क्या किस तरह से करना है। हमारे पास मेनली 5 लॉ हैं। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गेल-ल्यूसॉक्स लॉ। 5वां होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन अब आपके 11th स्कूल सिलेबस में नहीं पूछा जाता। एक ज़माना था जब ये पूछा जाता था, लेकिन अब नहीं। अब आपको इन 4 लॉज पे ध्यान देना है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, और इसमें क्या क्या चीज़ें, कितनी चीज़ें आपको याद करनी हैं, आइए ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहा जाए तो बहुत सिंपल लॉ है। मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा, फिर इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो हम कहते हैं इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ फिजिकल और केमिकल चेंज के लिए एप्लीकेबल है। टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये इस लॉ में कहा गया। इसने ये कहा कि हर एक फिजिकल और केमिकल चेंज में जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट। और मैं इसको सिंपल ऐसे भी कह सकता हूँ कि टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये भी हम इतने से भी इस लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस लॉ का एक और नाम है, इसे लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी के नाम से भी पहचाना जाता है। ये नाम भी लिख लेना, द लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी। और इस लॉ को दिया था साइंटिस्ट लेवोजियर ने। साइंटिस्ट देखो, अब पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट हो चुका है, मैंने कहीं भी साइंटिस्ट का नाम याद करने को नहीं कहा, लेकिन यहाँ अगर आप कॉम्पिटिटिव में बैठ रहे हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि साइंटिस्ट का नाम याद रखो, लेवोजियर। लेवोजियर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप में से कोई बच्चा मुझसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि हु वाज द मदर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाचा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूफा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ताया ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सिर्फ फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आपने ध्यान रखना है, ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल नहीं होना। सो टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब किसे कहते हैं फिजिकल चेंज, किसे कहते हैं केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज का मतलब होता है जहां सिर्फ फिजिकल स्टेट बदली जाती है। जैसे सपोज आपके पास वाटर है लिक्विड स्टेट में, और वाटर को आपने गर्म कर दिया और आपने इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। सब्सटेंस सेम है, सब्सटेंस H2O, सब्सटेंस H2O, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट में बदलाव आया, तो इसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अगर इसका मास निकालो तो ये कितना आएगा, 18 ग्राम, और इसका मास निकालो तो अभी कितना आएगा, 18 ग्राम। तो आप देख सकते हो कि इन दिस फिजिकल चेंज टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर सब्सटेंस सेम रहता है तो इसे हम फिजिकल चेंज के नाम से पहचानते हैं, सिर्फ फिजिकल स्टेट में बदलाव आया। लेकिन अगर मैं आपको ये कहता कि भाई C+O2 गिव्स यू CO2, क्या मैं इसको फिजिकल चेंज कहूँगा? नहीं। कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, CO2 अलग है, ये सब्सटेंस अलग हैं, वो सब्सटेंस अलग है।
अगर किसी प्रोसेस के दौरान सब्सटेंस बदल जाते हैं तो उसे केमिकल चेंज कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। अब कार्बन का वेट देखो कितना होगा 12 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना होगा 32 ग्राम, दोनों का सम करो तो ये वेट कितना होगा 44 ग्राम, 12 प्लस 32 44। इस CO2 का वेट कितना होगा 44 ग्राम। तो आप देख सकते हो total amount of reactant is equal to total amount of product, total amount of reactant is equal to total amount of product, in all the physical and chemical change ये वेट बराबर रहता है। और इसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी गिवन बाय द साइंटिस्ट लेवोजियर, इस नाम से हम इसको पहचानते हैं। अब देखो सपोज इसके ऊपर क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है 4 ग्राम कार्बन reacts with some amount of oxygen, ये आपसे कहा to give CO2, find out amount of oxygen if amount of CO2 is 18 ग्राम। अब आपसे ये कहा भाई 4 ग्राम कार्बन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और CO2 दे रहा है। पहले तो रिएक्शन लिख लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2, ये आपने रिएक्शन लिख ली। ये रिएक्ट कर रहा है, दे रहा है। कार्बन है 4 ग्राम, ऑक्सीजन का अमाउंट निकालना है और CO2 कितना है 18 ग्राम, ये आपको CO2 यहाँ गिवन है 18 ग्राम। आप लॉ को अप्लाई कर दो जो ये कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट के अमाउंट के बराबर होता है। रिएक्टेंट कार्बन कितना 4 ग्राम, लेट ऑक्सीजन मान लो x, प्रोडक्ट कितना 18 ग्राम, एंड x विल बी इक्वल टू 18 माइनस 4 कितना आया 14 ग्राम। ये 14 ग्राम आपका जवाब आ गया। तो अगर ये लॉ एग्जाम में आता है, इस पे क्वेश्चन आता है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही ध्यान रखो, सिर्फ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के लिए ये पॉसिबल है, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास का कुछ हिस्सा एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आप जानते हो ना कि जब न्यूक्लियर फिशन या फ्यूज़न रिएक्शन होती हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है, मास का कुछ अमाउंट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी की फॉर्म में वहाँ से बाहर निकल जाता है। सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन। इतने सी बात को यहाँ पर याद रखने की कोशिश करना। ये हमारा पहला लॉ यहाँ पर फिनिश होता है। अब चलो चलते हैं दूसरे लॉ की तरफ, और इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इस लॉ को नाम दिया जाता है। देखो जब कुछ लेक्चर ऐसे होते हैं जिसमें साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, आप साथ साथ सॉल्व किया कीजिए, लेकिन जहाँ साथ साथ नोट्स बनाने होते हैं साथ साथ नोट्स बनाए कीजिए। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर इन क्लासेस को लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर आप देखेंगे तो आपके लिए इनको समझना, इनको देखना काफ़ी आसान रहेगा और आईज पे स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा। इस लॉ का दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे पिछले लॉ के 2 नाम बताए थे, उसी तरह से इसके भी 2 नाम हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। 2 नाम से इसको जाना जाता है। J.L. प्रूस्ट साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस लॉ को दिया। अगेन अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव की तो J.L. प्रूस्ट नाम को आपको ध्यान रखना है, आपने नहीं भूलना। अब ज़रा इनकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन 2 लाइन की डेफिनेशन है, बड़ी आसानी से साथ के साथ लिख सकते हो। ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी made up of same element combining together
combining together in fixed proportion by weight। ध्यान से, हमारे इस लॉ का ये कहना है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, ध्यान सुनना, कोई भी केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से मिलके बना होगा जहां पे एलिमेंट के वेट का रेशो हमेशा फिक्स रहेगा, जहां एलिमेंट्स के वेट का रेशो हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे C+O2 गिव्स यू CO2, तो हमारा लॉ कहता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कहीं की भी हो, चाहे इंडिया की हो, अमेरिका की हो, इटली की हो, स्पेन की हो और यूके कहीं की भी हो, कैसी भी हो, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर बनी होगी। अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, वो हमेशा सेम एलिमेंट। ऐसा नहीं होगा कि भाई हमारे यहाँ की CO2 तो कार्बन से मिलकर बनी है और अमेरिका की CO2 तो सल्फर से मिलकर बनी है, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा ही सेम एलिमेंट से मिलकर बनी होगी। जहाँ पर इनका वेट देखो, ये 12 ग्राम और ये कितना 32 ग्राम, कि जो अमेरिका की CO2 होगी उसमें भी 12 ग्राम कार्बन होगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा। जो युगांडा की CO2 होगी उसमें भी इतना कार्बन होगा, उतना ऑक्सीजन होगा। तो ये केमिकल कंपाउंड चाहे किसी भी मेथड से बना लो, वो हमेशा सिमिलर एलिमेंट को रखता है जहां उनके वेट का रेशो हमेशा सेम रहता है। ऐसे ही अगर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट हो, मैं इसको हीट कर दूं तो मुझे यहाँ पर भी CO2 मिलती है और ये CO2 भी कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होगी, जहाँ पे रेशो 12 और 32 के बराबर इसका वेट रहेगा। तो हमारे इस लॉ को समझना बड़ा आसान है कि ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइनिंग इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ये हमारा लॉ कहता है। इसकी एक लिमिटेशन है और लिमिटेशन ये है कि ये आइसोटॉप्स के केस में फेल हो जाता है, ये आइसोटॉप्स में अप्लाई नहीं होता, ये आइसोटॉप्स में अप्लाई नहीं होता। आप जानते हो ना, कार्बन के 2 आइसोटॉप, सब नॉर्मली कार्बन 12 और कार्बन 14 2 आइसोटॉप होते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर कार्बन 12 आइसोटॉप है और यहां कार्बन 14 है, तो इस कार्बन का वेट कितना होगा 12 ग्राम और ये कितना होगा 32 ग्राम। तो रेशो कितने का हो गया 12:32 का, ये यहाँ पे रेशो हो गया 12 ग्राम 32 ग्राम। लेकिन यहाँ पर इस कार्बन का वेट कितना होगा 14 ग्राम, ये 32 ग्राम और रेशो अगर निकालेंगे तो कितना हो गया 42:32, ये रेशो हो गया। तो हम कहेंगे कि अगर आइसोटॉप्स अलग अलग हैं तो ये रेशो बदल सकता है, अदरवाइज ये रेशो हमेशा सेम रहेगा। तो लिमिटेशन यानी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ आइसोटॉप। लिख लेना है, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटॉप, वहां पर ये रेशो बदल जाता है। लेकिन अगर आइसोटॉप्स सेम हैं तो किसी भी केस में कोई भी कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से मिलकर बना होगा जहां उसके वेट में रेशो हमेशा फिक्स रहेगा। इस बात को समझ लो। अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल देखो किस तरह से करना है आपको, ज़रा उसको हम समझते हैं। हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, एक डिफरेंट मेथड। बुक में यूनिटरी मेथड होता है, हम यहाँ ज़रा इसको सिंपल से मेथड से करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ और यहाँ इसको सॉल्व करूँगा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास ये है, CO2 इज प्रिपेयर्ड बाय, एक स्टेप है 12 ग्राम कार्बन reacts with 32 ग्राम ऑक्सीजन, और B है 3 ग्राम कार्बन reacts with 8 ग्राम ऑक्सीजन। आपको बताना है show that law of constant composition होल्ड्स ट्रू। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन एक ही तरह के होंगे, मेथड सीख लो बस, बाकी सारे क्वेश्चन एक ही तरह से होंगे। कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के 2 प्रोसीजर हैं, एक प्रोसीजर में कार्बन इतना ऑक्सीजन इतना, दूसरे में इतना। आपको बताना है
लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन यहाँ पे ट्रू होगा या नहीं होगा। मैं डिफरेंट मेथड, बुक से डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ, लेकिन आसान है समझना। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना है, इस टेबल के फॉर्मेट को याद कर लेना। फिर कंपाउंड और उसका वेट, अगर कंपाउंड दिया गया है तो कंपाउंड लिखना, उसका वेट दिया गया है तो उसका वेट लिखना। वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, और यहां पे रेशो निकाल लेना, ए बाई बी या बी बाई ए, जो भी आपको निकालना हो वो रेशो निकाल लेना। ए बाई बी, बी बाई ए, उस रेशो को निकाल लेना। एक मैंने जनरल बताया, जैसे देखो ध्यान से, हमें कितने प्रोसीजर दिए गए? 2। तो सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, 2 एक्सपेरिमेंट है। कंपाउंड कौन सा है? कंपाउंड है आपके पास CO2। दोनों ही प्रोसेस से CO2 बन रहा है, इससे भी और इससे भी। नाउ वेट ऑफ एलिमेंट ए, CO2 में 2 एलिमेंट है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। आप ए बेशक से कार्बन को मान लो तो वेट ऑफ कार्बन, बी बेशक से ऑक्सीजन को मान लो वेट ऑफ ऑक्सीजन, और बी बाई ए का मतलब आप ये मान लो कि वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ कार्बन, ये रेशो निकालना है। इनकी वैल्यू पुट कर दो, और अगर रेशो दोनों का सेम आता है तो इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होल्ड्स ट्रू, अगर ये रेशो सेम आता है। देखो कैसे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, पहले केस में 12 ग्राम कार्बन है, तो ये कितना आ गया? 12 ग्राम। वेट ऑफ O2 कितना आ गया? 32 ग्राम, पहले केस में। दूसरे केस में वेट ऑफ कार्बन कितना है? 3 ग्राम, और वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 8 ग्राम, ये यहां पर आ गया। नाउ O2 अपॉन C, दिस इज 32 अपॉन 12 एंड दिस इज 8 अपॉन 3। सॉल्व करो, देखो कितना आता है? 32 अपॉन 12 कितना आया ये आपके पास? ये आया 2.66, और 8 अपॉन 3 ये भी कितना आया? 2.66। और अगर आप देखो इन दोनों के रेशियो को कि पहला भी 2.66, दूसरा भी 2.66, मीन्स 1:1, यानी चाहे CO2 को इससे बना लो, चाहे CO2 को इससे बना लो, रेशो 1:1 यानी हमेशा सेम रहेगा। और अगर रेशो सेम रहेगा तो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन यहाँ पे बिल्कुल ट्रू रहेगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा। तो बहुत ध्यान से समझते हुए आपने इस तरह के क्वेश्चन को करना है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे आप कि ये आपसे सॉल्व हो जाए। सो लेट्स सी किस तरह से आप इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते हैं, समझते हैं। आपसे कहा गया फॉर कॉपर ऑक्साइड CuO के लिए आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। 2.16 ग्राम कॉपर reacts with oxygen to give 2.70 ग्राम CuO। दूसरा कहा आपसे 1.15 ग्राम कॉपर, 1.15 ग्राम नहीं, दिस इज 0.92 ग्राम कॉपर reacts with oxygen to give 1.15 gram CuO. show that law of constant composition holds true। अब आपको ये स्टेटमेंट दे दी और आपसे कहा कि भाई लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होल्ड्स ट्रू, ये आपको शो करना है। इसी फॉर्मेट को याद रखना, इसी फॉर्मेट को, और इम्प्रोवाइजेशन अपने हिसाब से करना है कि भाई कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, क्या लेना है, वो आपको अपने हिसाब से देखना है। कैसे? सबसे पहले ध्यान से, 2 हैं ए और बी, तो सीरियल नंबर 1 और 2। कंपाउंड एंड वेट, कॉपर तो एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड कौन है? CuO, यानी CuO, और कितना वेट है उसका? 2.70 ग्राम। फर्स्ट केस में CuO का वेट 2.70 ग्राम। चलो पहले इसी को फिल कर लेते हैं। 2 एलिमेंट हो गए, एक कॉपर एक ऑक्सीजन।
तो वेट ऑफ कॉपर को ये मान लिया, एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन ये हमने मान लिया। O लिखो या O2 लिखो, मर्जी आपकी, क्योंकि O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो बेटर है आप O2 लिख लो, नहीं तो OXYGEN ऑक्सीजन करके भी आप लिख सकते हो। वेट ऑफ कॉपर 2.16 ग्राम कॉपर, 2.16 ग्राम कॉपर, ये आपको इसका वेट दिया गया। 2.16 ग्राम कॉपर ये आपको वेट गिवन है। नाउ वेट ऑफ O2 कितना होगा? वेट ऑफ O2 नहीं दिया, लेकिन इतना तो श्योर है ना, कंपाउंड का वेट दिया गया है, उस कंपाउंड में कॉपर का वेट दिया गया है। अगर मैं कंपाउंड के वेट में से कॉपर का वेट माइनस कर दूं तो मेरे पास ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा। कितना आएगा देखो, 2.70 माइनस 2.16, वर्बली भी सॉल्व किया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया? 0.54 ग्राम, ये वेट ऑफ ऑक्सीजन आ गया आपके पास। और फिर रेशो किसका निकालोगे? चाहे कॉपर अपॉन ऑक्सीजन, चाहे O2 अपॉन कॉपर, जो आपको आसान लगे। लेट इस बार मैं कॉपर अपॉन ऑक्सीजन का वेट निकाल देता हूं, रेशो निकाल देता हूं। कितना आ जाएगा देखो, 2.16.54। सो 2.16 अपॉन 0.54, ये सॉल्व किया आपने, ये कितना आ गया? 4 ग्राम, 4 आ गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, 0.92 ग्राम कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव 1.15 ग्राम CO। कंपाउंड है CO, ठीक है, लिख दिया, और वेट कितना है? 1.15 ग्राम, ये इसका वेट। वेट ऑफ कॉपर गिवन है 0.92 ग्राम। ऑक्सीजन का वेट नहीं दिया गया, वैसे निकालो, टोटल में से इसको माइनस करो, यानी 1.15 माइनस 0.92, और ये माइनस करने पे कितना आ रहा है? 0.23 ग्राम। और फिर रेशो निकालो, CU अपॉन O2, CU कितना? 0.92 अपॉन 0.23, और ये भी कितने पे जाएगा? 4 पे। सो आई कैन से 4:4, यानी 1:1, रेशो सेम आ गया। और अगर रेशो सेम आता है तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होल्ड्स ट्रू, इसको ट्रू कहा जाता है। इस तरह से ये हमारा लॉ यहाँ एप्लीकेबल होता है। इस लॉ को इसी तरह से बड़े आराम से, बड़े ध्यान से करना है, समझने की चीज़ है। न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में अक्सर इसी के आते हैं। एक ज़माना था जब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पे भी न्यूमेरिकल आते थे, मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे भी आते थे। अब यहाँ तक हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं। हमारा अगला लॉ है, मैं पहले एक आसान लॉ की डेफिनेशन बता देता हूँ। गे-ल्यूसाक्स लॉ इसको कहा जाता है, गे-ल्यूसाक्स लॉ। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन समझो क्या है। पहली बात, ये लॉ हमारा सिर्फ गैसेस के लिए है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है, इस बात को समझना, गैसेस के लिए है। अब ध्यान से देखना, इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडरगोइंग अ रिएक्शन, क्योंकि मैं डेफिनेशन इसलिए लिख रहा हूं कि मैक्सिमम स्कूल्स में ये डेफिनेशन आती ही आती है। आप अब भी अपने स्कूल के एग्ज़ाम में देख लेना, ये डेफिनेशन आपको मिलेगी। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इन अ सिंपल रेशो टू ईच अदर एंड टू द प्रोडक्ट। देखो डेफिनेशन ये है। चाहता तो मैं सिर्फ बोल भी सकता था कि भाई ये डेफिनेशन है, करते रहो, लेकिन जो चीज़ें पता है कि एग्ज़ाम में ऐसे आनी है तो थोड़ा लग गया, ठीक है, 1 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन लिखा गया, आपके पास भी स्टेटमेंट आ गया। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस गिव्स यू H2O गैस, H2 लिक्विड भी होता है, हम यहाँ गैसियस स्टेट में ले रहे हैं। हमारा ये लॉ कहता है कि जब जब गैसेस आपस में कंबाइन होंगी तो उनके बीच में जो रेशो रहेगा और प्रोडक्ट के बीच में जो रेशो रहेगा वो हमेशा सिंपल रहेगा, सिंपल रेशो रहेगा। यानी अगर इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसके 1 मोल रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट के 2 मोल बनेंगे,
तो रेशो क्या हो गया 2:1:2। ये रेशो यहाँ पर हो गया। ये रेशो सिंपल रहेगा, यानी जो गैप है वो कोई ज़्यादा बड़ा गैप नहीं रहेगा, एक बहुत सिंपल सा। ऐसे ही N2 गैसियस थ्राइस H2 गैसियस गिव्स यू ट्वाइस NH3 गैसियस। रेशो देखो, अगर ये 1 है, ये 3 है, तो वो कितना है 2:1:3:2। So volume of gases undergoing a reaction at constant pressure and temperature always in simple ratio to each other। तो बहुत सिंपल सा ये रेशो आपका बनता है और इसी तरह से आपका जवाब जाएगा। ऐसे आपने ये जवाब देना है। ये हमारा गे-लुसाक्स लॉ हो गया। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और इस लॉ को दिया डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने इस लॉ को दिया। और देखो ये लॉ क्या कहता है, डेफिनेशन याद करनी है, बोलता हूं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट, देखो ध्यान से, व्हेन टू एलिमेंट्स combines to give two or more product, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देते हैं, देन द वेट ऑफ वन एलिमेंट which combines with fixed weight of other bear a simple ratio in those compound। बहुत ध्यान से, डेफिनेशन बड़ी बड़ी जरूर हैं, इनको रटना पड़ता है, लेकिन समझने की कोशिश कर लो, ये आसान रहती है। देखो C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो ये CO2 देते हैं और ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी देते हैं। तो टू एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव टू और मोर कंपाउंड, ये कहा गया। अब इसमें ये कहा जाता है कि वो एलिमेंट जो दूसरे के फिक्स वेट के साथ कंबाइन करता है, उस एलिमेंट के वेट में सिंपल रेशो रहता है उस एलिमेंट के वेट में। देखो कैसे, जैसे यहां कार्बन कितना है 12 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम। मैं बल्कि साइड में लिख देता हूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया कि वेट ऑफ कार्बन, वेट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कार्बन कितना आ रहा है 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम। कार्बन कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम। तो वो एलिमेंट जो दूसरे के फिक्स वेट के साथ कंबाइन करता है, इस एलिमेंट का रेशो इन दो कंपाउंड में सिंपल रहता है, उस एलिमेंट का रेशो इसमें सिंपल। यानी अगर ये इसमें 32 ग्राम है, इसमें 16 ग्राम है, तो ये रेशो कितने का हो गया 2:1, 2:1। भाई 32:16 कह लो या 2:1 के नाम से पहचान सकते हो। तो जब दो एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड देते हैं, तो एक वो एलिमेंट जो दूसरे के फिक्स वेट के साथ कंबाइन करता है, उसका जो रेशो है इन कंपाउंड में सेम रहता है, ऐसा कहा गया। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लो, S+O2 ये आपको देता है SO3 और SO2। दो एलिमेंट कंबाइन होके दो कंपाउंड दे रहे हैं। अब आपके पास क्या कौन कौन आगे, सल्फर और ऑक्सीजन आगे। जरा देखना, सल्फर का एटॉमिक मास कितना 32, ऑक्सीजन O3 है तो 48, 32 और यहाँ कितना 32। तो 32 ये तो सेम हो गया, ये तो फिक्स हो गया, इसको छोड़ो। उसके वेट में रेशो सिंपल होना चाहिए, 48:32 कितना हो गया 3:2। तो ये रेशो कैसा हो गया सिंपल। ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पे कहता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट के बीच का रेशो आएगा वो हमेशा एक सिंपल रेशो रहेगा,
इस पॉइंट को आपने समझना है। एक ज़माना था जब इनके भी आगे न्यूमेरिकल आते थे आपके एग्ज़ाम में, लेकिन अब एग्ज़ाम्स में जो न्यूमेरिकल मैंने 2 लॉ के करवाए वो लॉ के न्यूमेरिकल करने हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और गे-लुसाक्स लॉ की डेफिनेशन आपने करनी है। इन टॉपिक को बहुत अच्छे से आपने कर लेना है। यहाँ तक के टॉपिक करने के बाद हमारा ये चैप्टर 1 का जो बेसिक पोर्शन है वो हमारा यहाँ पर ख़त्म होगा। अब अगली क्लास के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर हम सेकंड चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से पहचाना जाता है। न्यूमेरिकल स्टोइशियोमेट्री यानी रिएक्शन के बेसिस पे न्यूमेरिकल, उनको सॉल्व करने के लिए हमें पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से कर लेना होगा। इसके बारे में प्रैक्टिस के लिए मैं एक दिन अलग से लेक्चर भी लूँगा ताकि और ज़्यादा इसके बारे में प्रैक्टिस हो सके। लेकिन एकदम से आपको आगे नहीं बढ़ना, स्टेप वाइज मैनर में आगे आपको बढ़ना है। यहाँ तक की चीज़ों को अच्छे से कर लो, स्टेप वाइज मैनर में आगे बढ़ पाओगे, चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।